मेरे लिए मधुबनी का जो पूरा निवासी है वो एक ग्रुप है, मैथिल हैं हम लोग। तो पूरा मिथिलांचल के विकास में जो अंतिम जो पैमाना सीढ़ी पर व्यक्ति है वो उसका विकास जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होता है। तो हर ग्रुप के लोगों की इच्छा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप आइए और लड़िए। तो अगर ऐसी बात होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, डेट नहीं हुआ है, जबकि मैं जानता हूं कि मेरा चुनावी अनुभव शून्य है। बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, मैन मैनेजमेंट क्या होता है, पैसा मैनेजमेंट क्या होता है, मैं शून्य हूं। लेकिन मेरे पास ब्लूप्रिंट बहुत क्लियर है। पिछले 30-35 साल से धन बल बाहुबल ये हो जाता है और समाज के अच्छे लोग चाह करके भी आगे नहीं आ पाते। अब आ सकते हैं ना, लगता तो है मुझे, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने वही बोला कि अभी अधिघोषणा नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने इसका घोषणा नहीं किया है कि अपनी दावेदारी में आगे बढ़ के कह दूं कि मैं दावेदार हूं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है शायद मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। हाँ बिल्कुल। कि उप मेयर या मेयर के पद के लिए दावेदारी देने वाले हैं? मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं अगर लड़ूंगा तो मैं मेयर पोस्ट पे लड़ूंगा। नमस्कार, बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा मधुबनी को नगर परिषद से नगर निगम बनाई गई है। इससे पहले नगर परिषद था, अब नगर निगम बन गई है। तो आने वाले समय में मेयर हो या उप मेयर हो, उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होने वाली है। शहर का विकास किस प्रकार से हो, सफाई, स्वास्थ्य, शहर का सौंदर्यीकरण, मधुबनी के जनता के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि अब वो खुद मेयर या उप मेयर की चुनाव करेगी। तो हम बात करने के लिए आए हैं कि आने वाले समय में मधुबनी का किस प्रकार से विकास होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ हैं मधुबनी के एक युवा समाज सेवी श्री रणधीर कुमार झा जी। मिथिला दस्तक के सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, मधुबनी जो नगर परिषद हुआ करता था अब ये नगर निगम में परिवर्तित हो चुका है। और जो मेयर और डिप्टी मेयर जो चेयरमैन होते थे वो वार्ड कमिश्नर लोग चुनते थे। अब जो है ये पूरी जिम्मेदारी शहर की जनता के कंधों पर है कि शहर को कैसे देखना चाहते हैं। अब आम जन जो है वो डिसाइड करेगी भविष्य में कि कैसे आगे बढ़ेगा मधुबनी। जी, चूंकि अब मधुबनी नगर पालिका हो चुकी है तो नए मेयर चुनने का पावर, उप मेयर चुनने का पावर जनता को मिल गई है। तो ऐसे में किस प्रकार की बदलाव मधुबनी में देखना चाहते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा जो संवैधानिक स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें हम डिसेंट्रलाइज है, विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और राज्य सरकार जो है वो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम के माध्यम से जो है वो गवर्नेंस करती है, क्योंकि एक राजनीतिक कंट्रोल से पूरा संभव नहीं है। अभी तक जो हमारा मधुबनी नगर परिषद था इसमें हम जनता सिर्फ वार्ड कमिश्नर चुनती थी। और वार्ड कमिश्नर आप अपने मोहल्ले का जो सामाजिक कार्यकर्ता है उसको आप चुनते हैं, चाहे वो कास्ट इक्वेशन से हो, चाहे वो सामाजिक इक्वेशन से हो, उसको चुनती थी। और सभी वार्ड कमिश्नर मिलके आपस में एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन चुनते थे। लेकिन समस्या ये थी कि क्योंकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एक संवैधानिक पोस्ट है जिसके पास कुछ अधिकार हैं तो उसका खेल होता था। जो दबंग लोग हैं, जिनके पास बहुत अंधन लक्ष्मी है, वो क्या कहते हैं कि इस व्यवसाय में थे। तो मतलब बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। लेकिन क्योंकि जनता डायरेक्ट चुनती नहीं थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, तो इसमें धन बल का बहुत खेल होता था। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवेश करता है, आप या हम ही अगर 2 रुपये निवेश करते हैं बैंक में या कहीं इंश्योरेंस में, तो उम्मीद करते हैं कि वो हमको 2.5 रुपये वापस करे। तो राजनीति में जो लोग हैं जो 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे, जो 1 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, तो उनका उद्देश्य क्या होगा? ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। नगर परिषद चेयरमैन बने, वार्ड कमिश्नर को मैनेज करके, उनको खरीद करके, तो वो अपना पहले उद्देश्य साधते थे, निवेश को वापस करें। तो इस चक्कर में जो मर रहा है वो हमारा शहर मर रहा है। और हम जैसे लोग, शहर में रहने वाले बहुत सारे लोग जो कि खानदानी राजनीतिज्ञ नहीं है, हमारे 7 पुश्त में कोई राजनीति में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दूर दूर तक नहीं है। लेकिन क्योंकि सामाजिक समझ है, समाज में के रूप में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, जल में काम करते आ रहे हैं, तो एक फीलिंग होती है कि दुनिया में हर शहर इतना खूबसूरत है, तो हमारा शहर क्यों नहीं खूबसूरत है? मधुबनी में क्या कमी है? नदियां हैं, तालाब हैं, हरियाली है, जंगल है,
ऐसा कोई कारण नहीं है कि मधुबनी हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शहर ना बने, उसके बावजूद हम नहीं हैं। पलायन की स्थिति तो है ही, तो हमारा जो शहर है न वो आर्थिक विकास कर पा रहा है, न वो देखने में खूबसूरत है। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो ये मौका है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका इमोशनल भावनात्मक लगाव है मधुबनी से, जो चाहते हैं कि हमारा शहर आगे बढ़े, उन सब के पास मौका है इस बार, क्योंकि जनता खुद चुनेगी। तो अपनी बात जनता के पास रखें, और अगर पब्लिक आपको मौका देती है तो आप इस बार परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है मधुबनी के संदर्भ में, और जो भी नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया है उसके संदर्भ में जनता खुद अपना मेयर चुनेगी और उससे अपना 5 साल में हिसाब किताब भी लेगी। हम ये मान के चले कि बिहार सरकार जिस प्रकार से इस अमेंडमेंट को लाया है कि डायरेक्ट जनता अपना शहर का मुखिया चुने, तो इस प्रकार के जो बदलाव लाए गए हैं, इस बदलाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही पॉजिटिव और वेलकम बदलाव है। ये लॉन्ग ड्यू था, बहुत दिनों से पेंडिंग था। हमारे सरकार को, सरकारी तंत्र को पूरा पता था कि वार्ड कमिश्नर्स की खरीद फरोख्त होती है। वार्ड कमिश्नर लोग भी बहुत शरीफ बनते हैं कि हम क्या करें, चेयरमैन लोग कर लेते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता था? अविश्वास प्रस्ताव तो वार्ड कमिश्नर ही लाते थे। तो आप बाज़ार में जब जाके दुकान पे बैठ जाएंगे कि भैया मुझे खरीदो, तो लोग तो आपको खरीदेंगे। तो वार्ड कमिश्नरों के हाथ में नगर पालिका सौंपना और चेयरमैन दे देना कि आप चुनिए कौन होगा, तो ये थोड़ा सा हमारे जैसे देश में, जहाँ की आबादी घनत्व बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था। बहुत किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। हर स्टेट में मेयर और उपमेयर जो है वो जनता ही चुनती है। तो हम अन्यथा, वैसे तो बिहार सब में आगे रहता है, लेकिन इस राजनीतिक रिफॉर्म में नीतीश बाबू थोड़ा पीछे चले गए। लेकिन इट्स बेटर लेट देन नेवर। देर से हुआ सही कदम है। जनता चुने, अपने कसौटियों पर कसे। इससे पहले पार्षद चेयरमैन चुनते थे या महापौर चुनते थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि अब आम नागरिक मेयर का ख्वाब नहीं देख सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जब चुनाव होगा, कि जैसे मधुबनी 30 वार्ड था, 30 वार्ड में बहुमत के लिए आपको कितना चाहिए? 16, 17, 18, यानी आप 18 वार्ड कमिश्नर को खरीदने की बात थी। तो इसमें जनता तो कहीं था ही नहीं। एक बार उन्होंने वार्ड कमिश्नर चुन लिया, उसके बाद से पब्लिक फिर पीछे, क्योंकि उसके बाद फिर ड्राइंग रूम का खेल होना शुरू हो जाता था, धन बल का खेल शुरू हो जाना चाहता था। जो अच्छे लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जिनका दिल धड़कता है इस शहर के लिए, उन सब के पास मौका नहीं होता था, क्योंकि सबके पास उतना धन बल है नहीं कि वो लड़ सके। आज एक मौका है कि आप अगर चाहें, आपके पास अगर विजन है, जिस 5 लोगों के पास विजन है अपने शहर के लिए, वो जाके जनता से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और 1.5-2 लाख लोग वोट करेंगे, चुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो भ्रष्टाचार का जो स्तर था नगर पालिका स्तर के चुनाव पर, उस पर बहुत हद तक लगाम लगेगी। सही बात है कि ये चुनाव जो अब आने वाली है, नगर पालिका की चुनाव जो मधुबनी में होने वाली है, तो नगर पार्षद के रूप में हो या महापौर के रूप में हो या उप महापौर के पद के लिए जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो धनबल का तो प्रयोग करेंगे ही ना? नहीं, देखिए, पहले धनबल का प्रयोग होता था वार्ड कमिश्नर खरीदने में। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद वार्ड कमिश्नर का खरीद फरोख्त होता था। आपने 16-17 लोगों का बहुमत करके अपना चेयरमैनशिप आपने ले लिया। और ये जो वार्ड कमिश्नर लोग भी हैं, ये लोग शरीफ नहीं हैं। ये लोग जिम्मेदारी जरूर कर देते हैं, उसके बाद इनको पता भैया 2 साल बाद पैसा खत्म हो गया, अब क्या करें, तो चलो अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। एक बार फिर उस चेयरमैन को डरा दीजिए, उसका अविश्वास प्रस्ताव लीजिए, फिर उससे 3-4 लाख रुपये 2-3 बार आप वसूली करिए। 5 साल में 2-3 बार वसूली करिए। तो इतना बड़ा पॉकेट और डीप पॉकेट जिसका हो सकता है, जिसके पास तरह तरह के सोर्स कमाई के हो सकते हैं, कानूनी गैर कानूनी, वही लोग इस रेस में आ सकते थे। अब नहीं है, क्योंकि अब जनता एक बार चुनेगी, वो 5 साल के लिए चुनेगी। और जहां तक धनबल का आपने कहा कि अब नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1.5 लाख लोगों को घूस खिलाएं, क्या दिक्कत है? जो माने अब डायरेक्ट जनता से संपर्क करना पड़ेगा। अब जनता पहले चयनित जो पार्षद होते थे उसका आधा से कुछ ज्यादा खरीद लेते थे, तो वो पार्षद है, महापौर है या चेयरमैन है, वो बन जाते थे। लेकिन अब तो जनता के पास में सीधा जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब जो है वो आपके पास धन बल का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जनता को खरीदिए। और जनता को अगर बिक जाना पसंद है, शहर का विकास नहीं चाहिए, तो ये तो पब्लिक डिसाइड करेगा। अगर आप और हम क्या बात करते हैं, जनता हमेशा चाहती है कि उसका विकास हो। बिल्कुल, तो जनता नहीं बिकेगी। उसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि 1.5 लाख, 1.25 लाख वोटर को आप खरीद लें। अगर इतना आप में सामर्थ्य है तो आप करें, लेकिन उसके लिए फिर जिम्मेदार पब्लिक ही होगी। जनता को ये सोचना पड़ेगा कि वो बिकेंगे
या अपने शहर का भलाई देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जनता बिकेगी। बाय एंड लार्ज बड़े स्तर पे हम बौद्धिक समाज हैं, हिंदुस्तान जो है वो अच्छे लोगों को मौका देता है, तभी तो हमारे यहाँ कर्पूरी ठाकुर भी नेता हुए, हमारे यहाँ बी आर अम्बेडकर भी नेता हुए। सब कोई घूस दे के नेता हुए क्या? नहीं। आप महात्मा गांधी भी नेता हुए, कोई घूस दे के नेता हुए क्या? आप जनता के हृदय से जुड़ेंगे और उनका काम करेंगे तो जनता आपको समर्थन करेगी। धन बल बहुत जगह काम नहीं आता है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर का नाम लिए हैं, अंबेडकर जी का नाम लिए हैं, गांधी जी का नाम लिए हैं, और परिस्थिति कुछ ऐसी भी अब आ चुकी है, चाहे महापौर हो, उप महापौर की चुनाव हो जी, और जनता चुनने के लिए इस बार स्वयं सक्षम है जी। तो ये मान के चले कि रणधीर कुमार झा जी मधुबनी शहर के लिए नया विजन लेके आए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप शायद मेयर या उपमेयर पद के लिए दावेदारी दे सकते हैं इस बार? देखिए, दावेदारी वाला शब्द ठीक नहीं है। मैं इस बात को उचित नहीं मानता हूं कि दावेदारी हो। जनता, पब्लिक, लोकतंत्र में जहां जो जनता की, पब्लिक की इच्छा होती है वो होना चाहिए। मैं पब्लिकली जुड़ा हुआ हूं पिछले 5-6 साल से, एजुकेशन के माध्यम से, और भी तरह तरह की बातें मैंने उठाई हैं। मैं एक राजनीतिक संगठन से भी बिलोंग करता हूं, आप जानते हैं। लेकिन मेरे जो चाहने वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि सर आप इतना बढ़िया बढ़िया बात करते हैं तो ये मौका है, आप आइए सामने। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मैं कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया नहीं हूं, और भारत में तो पारिवारिक चीज़ ज़्यादा चलता है, तो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी, लेकिन मैं जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागता। तो फिर आपने कर्पूरी ठाकुर की बात क्यों की? मैं वही बोला, मैं जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागता हूँ। अगर मुझे मेरे अपने लोग, जैसे कि अभी तक मैं हज़ारों लोगों से मैं मिला हूँ, और सब लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि आप भैया आगे आइए, लड़िए। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले 5-7 साल में मैंने कंपार्टमेंट नहीं बनाया है। मैं किसी ग्रुप की बात नहीं करता, कास्ट ग्रुप, रिलीजन ग्रुप, सेक्स ग्रुप, मैं इसकी बात नहीं करता। मेरे लिए मधुबनी का जो पूरा निवासी है वो एक ग्रुप है, मैथिल हैं हम लोग। तो पूरा मिथिलांचल के विकास में जो अंतिम जो पैमाना सीढ़ी पर व्यक्ति है, वो उसका विकास जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होता है। तो मैं उस कंपार्टमेंट में बटा हुआ नहीं हूँ। जैसा मुझे लगता है, मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की, चाहे वो जातिगत बात हो, चाहे वो धार्मिक बात हो। तो हर ग्रुप के लोगों की इच्छा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि आप आइए और लड़िए। तो अगर ऐसी बात होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अभी तो खैर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, डेट नहीं हुआ है, बट आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोग कहेंगे, मुझे जिम्मेदारी देंगे कि आप लड़िए, तो निश्चित रूप से मैं पीछे नहीं हटूंगा। डर किस बात का? मिथिला दस्तक चाहती है कि आप डिक्लेयर कीजिए कि ये चुनाव जो होने वाली है उसमें मेयर पद के लिए या उपमेयर पद के लिए आप अपनी दावेदारी देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, अभी अधिघोषणा जारी नहीं हुई है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरा चुनावी अनुभव शून्य है। बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, मैन मैनेजमेंट क्या होता है, पैसा मैनेजमेंट क्या होता है, मैं शून्य हूँ। लेकिन मेरे पास ब्लूप्रिंट बहुत क्लियर है। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं धनबल का जो एक छाया है, वो छाया शायद आपको दिख रहा है। नहीं, वो तो बड़ा ऑब्वियस है ना। हम और आप जानते हैं कि राजनीति में पिछले 30-35 साल से धन बल, बाहुबल ये हो जाता है, और समाज के अच्छे लोग चाह करके भी आगे नहीं आ पाते। अब आ सकते हैं ना, लगता तो है मुझे, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने वही बोला कि अभी अधिघोषणा नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने इसका घोषणा नहीं किया है कि अपनी दावेदारी में आगे बढ़ के कह दूं कि मैं दावेदार हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है शायद मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। हाँ, बिल्कुल। तो आखिरकार रणधीर झा जी एक्सेप्ट किए हैं कि मधुबनी के नगर निगम की चुनाव होने वाली है, उस चुनाव में अपने दावेदारी देने वाले हैं। तो फिर मैं क्लियर कर लूं कि उपमेयर या मेयर के पद के लिए दावेदारी देने वाले हैं। मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, मैं अगर लड़ूंगा तो मैं मेयर पोस्ट पे लड़ूंगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स ऑफ थिंग्स ये समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों? क्योंकि संवैधानिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो समझना ज़रूरी है। जो कार्यपालिका और जो हमारा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो अधिकार क्षेत्र है, वो आप समझेंगे तो आप जानेंगे कि मेजॉरिटी काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी को करना है। मॉनिटरी उनके पास है, मॉनिटर करने का अधिकार उनके पास है, पैसा सैंक्शन करने का अधिकार उनके पास है, प्लानिंग बनाकर जनता का जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग तो कोई मेयर ही या उपमेयर ही या पार्षद ही दे सकता है कि हमारी जनता की जो फीडबैक है इस प्रकार की है, इस प्रकार की कार्यपालिका में पास करा करके जो है उसको क्रियान्वित किया जा सकता है। हाँ, और देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है उसके साथ आप बैठ के, बहुत लोग जो राजनीति में हैं वो ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, अफसरशाही बहुत हो गया है, ये हो गया है। आप भी तो कहते थे। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ।
वो उनके पास वो एक 30 साल आप बात करते हैं, लगातार आप इस बात को उठाते रहते हैं। तो मैं इस बात को मैं ये समझूं कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए शायद उसके तरफ तो नहीं हो रहे हैं। नहीं, आप मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। जो आप वही काम कर सकते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र में है। सरकार ने अधिकार का अधिकांश हिस्सा दे रखा है ब्यूरोक्रेसी के पास। पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो जनता जो मालिक है, वो जो चुनती है, उसको अधिकार धीरे धीरे कम कर दिया है। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास राइट्स कम है, मॉनिटरिंग का अधिकार है, उनके पास प्लान बनाने का अधिकार है, दबाव बनाने का अधिकार है। अब दिक्कत यह है कि अब अगर आप कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करेंगे, आप अगर टीम बना के नहीं काम करेंगे, आप अगर ब्यूरोक्रेसी को यह दिखाएंगे कि इसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो ब्यूरोक्रेसी तो पैर खींच लेगा ना। तो क्या ऐसा आने वाले समय में आप करने का मौका देंगे ब्यूरोक्रेसी को? मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी यज्ञ सफल तब तक नहीं हो सकता, कोई भी बड़ा लक्ष्य आप तब तक नहीं साध सकते हैं जब तक आपका एक टीम यूनाइटेड फ्रंट सामने ना आए। और जब मैं यूनाइटेड की बात करता हूं तो यहां सिर्फ जीते हुए लोगों के पास जब अधिकार ही नहीं है तो जीते हुए लोग क्या करेंगे? तो हमको सपोर्ट चाहिए ब्यूरोक्रेसी का। हमको गाली दे के क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी मेरी काम नहीं करती है। क्यों? आप समझिए इस बात को, इसमें ट्रिक है। ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट से निकल के आता है, पर्सनल इंटरेस्ट की बात करता है। वो ब्यूरोक्रेट जो कलेक्टर होता है, आईएएस होता है, वो दूर से देख के समझ जाता है कि ये तो अपना जमीन का बात फर्चियाने आया है, ये तो अपना समाज का बात करने आया है। अगर मैं बात कर लिटरली तो ऐसा देखने को मिलता है ना कि जब आप चयनित नहीं हुए हैं, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चयनित हो जाएंगे तो इस प्रकार के बोलेंगे तब तो लगेगा कि नहीं कुछ विकास होने वाला है। लिटरली ऐसा देखा जाता है कि जो चयनित होकर आते हैं, पार्षद हो या अब मेयर डायरेक्ट चुन के आएंगे, तो वो एजुकेशन में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं और उसको एजुकेट करते हैं। नहीं देखिए, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके पास पेपर का, मॉनिटरी, सारे अधिकार सरकार ने दे रखे हैं। अगर आपके पास अधिकार होगा तो आप क्या करेंगे? उसका उपयोग करेंगे। अगर आपको लगेगा कि मैं आपसे गलत काम करवा रहा हूं तो आप क्या करेंगे? आप काम नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, सॉरी मैं इस वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं, आप भी पत्रकार हैं, आप इस बात को जानते हैं। ठेकेदार, दलाल, प्रॉपर्टी डीलर, दारू का डीलर, तस्कर, यहां से पैसा कमाने वाले लोग राजनीति में आते हैं। छोटे छोटे पद के लिए 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5। एक एमएलसी का क्या अधिकार है? एक एमएलसी के चुनाव में इतना पैसा खर्चा होता है। चेयरमैन के चुनाव में लोग 5-5 करोड़ झोंक देता है। तो जो 5 करोड़ लगाएगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 10 करोड़ कमाना। तो जो 10 करोड़ कमाने के ऑब्जेक्टिव से ब्यूरोक्रेट से बात करेगा तो ब्यूरोक्रेसी उसका काम नहीं करेगा। वो जानेगा कि ये ठेकेदारी योजना के लिए आया है। हमको काम ये नहीं, हमको कहना ब्यूरोक्रेट सर आप ही को करना है, आपको ये 4 काम करने हैं और ये 4 काम इतने समय के अंदर में करना है।